तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है स्लीपिंग। कि स्लीपिंग क्या होता है? बेसिकली जब ड्राइवर पुली घूमती रहती है और दूसरी पुली जो हमारी होती है ड्रिवन पुली, वो सही से बेल्ट के द्वारा नहीं घूमती है, तो इसी को क्या कहा जाता है? स्लीपिंग कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, कई बार मोटर पुली चलती रहती है और मेन शाफ्ट पुली के बेल्ट को घुमा नहीं पाती है, तो बेसिकली इसी को कहा जाता है स्लिप ऑफ बेल्ट। ऐसा कब होता है? तो जब कभी बेल्ट ढीला हो जाता है तो बेसिकली स्लीपेज का दोष आता है, या पुली का पेच काफ़ी ज़्यादा चिकना हो जाता है जिससे कि उनके बीच घर्षण, जो घर्षण फ्रिक्शन लग रहा होता है, ना के बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में स्लीपिंग का दोष आता है। तो स्लीपिंग को छोटे शब्दों में कैसे परिभाषित किया जाता है? तो एग्जाम में पूछा जाता है, पुली तथा बेल्ट के मध्य होने वाली सरफेस स्पीड का वास्तविक अंतर क्या कहलाता है? तो वही क्या कहलाता है? स्लिप कहलाता है। ठीक है, स्लिप इज द एक्चुअल डिफरेंस कॉज्ड बिटवीन द सरफेस स्पीड ऑफ द बेल्ट एंड पुली। ठीक, जो सरफेस स्पीड होती है, सरफेस स्पीड का वास्तविक अंतर होता है पुली और बेल्ट के मध्य, वही क्या कहलाता है? स्लिप कहलाता है। अब स्लिप से क्या होता है? दिस में भी इफेक्ट ऑफ रिड्यूस मीन्स दिस इफेक्ट ऑफ स्लिप में बी reduced by decreasing by the pulley ratio and maintaining proper alignment। बेसिकली ये किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? तो इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बेल्ट के ऊपर रेजिन या फिर रोजा लगा सकते हैं, जिससे कि क्या हो, उसके बीच घर्षण बढ़ जाए, और अगर बेल्ट ढीली हो गई है तो उस बेल्ट को टाइट कर दिया जाए। या पुली का फेस स्मूथ है तो फेस पे क्या करेंगे, पंच की सहायता से पंचिंग करके हम उसके फेस को क्या कर सकते हैं, खुरदुरा बना सकते हैं, जिससे कि बेसिकली उनके बीच अगर घर्षण नहीं हो रहा है तो घर्षण प्रॉपर रूप से होने लगे। ठीक है, तो ये कुछ इसके प्रमुख उपाय हैं जिसके द्वारा हम स्लीपेज को रोक सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा क्रीपिंग के बारे में, कि क्रीपिंग ऑफ पुली क्या होती है, पुली में क्रीपिंग की घटना कब होती है? तो जब बेल्ट को हम ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली पे चढ़ाते हैं, बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए ये ड्राइवर और ड्रिवन पुली है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये लगी हुई है, तो पुलियाँ नीचे की तरफ टाइट होती, जो पट्टा होता है ये पुली पर नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, कुछ ढीला होकर चलता है, जिससे कि इन दोनों पुलियों की जो गति होती है वो सही से नहीं होती, समान नहीं होती, इनके बीच कुछ ना कुछ गति में अंतर होता है। ठीक, पुलियों की गति में क्या होता है, अंतर होता है, अर्थात जो ड्रिवन पुली होती है पूरी गति पर नहीं घूमती। हमारी ड्राइवर पुली तो घूम रही होती काफ़ी स्पीड से, लेकिन ड्रिवन पुली हमारी पूर्ण रूप से स्पीड से नहीं घूम पाती है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, क्रीपिंग के नाम से जानते हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जब पुलियाँ बेल्ट पर घूमती हैं तो ड्राइवर पुली के संपर्क क्षेत्र पर बेल्ट क्या होती है, खिंचती है, तथा ड्रिवन पुली पर छोटा होने का प्रयास करती है। ठीक, बेसिकली होता क्या है, क्रीप को कैसे अगर डिफाइन किया जाए, तो एज द बेल्ट टर्न ऑन ए पुली इट टेंड्स टू स्ट्रेच ऑन द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ ड्रिवन पुली। ड्राइविंग पुली पर क्या होती है, थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, एंड शॉर्टन ऑन द ड्रिवन पुली, और ड्रिवन पुली की तरफ क्या होती है, छोटे होने का प्रयास करती है। इसी घटना को, यही जो द लोकलाइज मूवमेंट ऑफ द बेल्ट इज डायरेक्ट रिजल्ट टू द इलास्टिक स्ट्रेच, ये घटना किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो उसके इलास्टिक स्ट्रेच के कारण होती है, बेल्ट के इलास्टिक तनाव के कारण होती है। इसी को क्या कहते हैं, क्रीपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्रीपिंग से बेसिकली होता क्या है, तो ये घटना कब होती है, जब लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्रीपिंग की घटना कब होती है, जब लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो बेल्ट चलते चलते क्या होती है, स्लिप करने लगती है। तो यही सब उसके कुछ रीजन होते हैं क्रीपिंग के, जिससे कि क्या होता है, बेल्ट और पुली के सरफेस स्पीड में अंतर आ जाता है, एक की स्पीड कुछ दूसरी हो जाती है, दूसरे की स्पीड कुछ दूसरी हो जाती है, और पुलियाँ उचित अनुपात में अलाइनमेंट में नहीं चल पाती, उनके बीच जो रेशियो होता है सही से नहीं रह पाता है। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं होती हैं किसमें, क्रीपिंग में। अब क्रीपिंग को रोकने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए पुलियों की उचित अलाइनमेंट और गति अनुपात को सही रखना चाहिए, जिसके लिए क्या करते हैं, टैलो, चर्बी, रेजिन पाउडर का घोल प्रयोग करते हैं और बेल्ट को टाइट
करते हैं। बेसिकली यहाँ पर दिखाया गया, आप फिगर में देख पा रहे हैं कि जब ये कहाँ होती है, नीचे की साइड में होती है तो ये टाइट हो जाती है, जब ऊपर के साइड में जाती है तो स्लेक होती है, थोड़ी ढीली होकर के चलती है। तो यही घटना क्या होती है, क्रीपिंग होती है। क्रीपिंग को छोटे शब्दों में परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे, बेल्ट के ड्राइवर पुली पर खिंचाव व ड्रिवन पुली पर सिकुड़न के गुण को ही क्या कहते हैं, बेल्ट की क्रीप कहते हैं। ड्राइवर साइड पे क्या होती है, खिंच सी जाती है, और ड्रिवन साइड पे क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, क्रीपिंग ऑफ बेल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, अब क्रीपिंग और स्लिप से क्या होती है, बेसिकली जो बेल्ट का पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस पावर लॉस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। एक इसमें नेक्स्ट पूछा जाता है क्राउनिंग के बारे में कि क्राउनिंग ऑफ पुली क्या होती है। तो हम जानते हैं, अगर हम पुली के फेस को बहुत ध्यान से देखें तो पुली का जो फेस होता है वो बीच से क्या होता है, थोड़ा सा उत्तल होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है, जिसके कारण बेल्ट पुली के फेस के सेंटर में ही रहती है। ठीक है, मीन्स थोड़ा सा कन्वेक्स होता है, जिससे क्या होती है, पुली के फेस, पुली जब बेल्ट पुली पर चलती है तो उसके सेंटर में ही होती है, इधर उधर वो नहीं भागती है। ठीक है, और क्या होती है, चपक कर सेट हो जाती है। जब वो थोड़ा कन्वेक्स होगा तो उसका आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे बेल्ट क्या होगी, पुली पर चपक करके चलेगी। ठीक, तो यदि फेस बिल्कुल सीधा हो, मान लीजिए अगर वो ना हो कन्वेक्स, तो क्या होगा, यदि फेस बिल्कुल सीधा हो तो बेल्ट बार बार बाहर निकल जाती है। जैसे अगर वो फेस चिकना हो जाता है तो चलते चलते क्या करती है, उसके पुली से बाहर निकल जाती है बेल्ट। ठीक, और यदि पुलियों की अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है तो बार बार बाहर निकल जाती है। दोनों पुली क्या है, सेंटर में नहीं है, अलाइन नहीं है, तो भी क्या हो जाती है, पट्टा बाहर फेंक देता है, स्लिप हो जाता है। इसलिए पुली के फेस को थोड़ा सा कन्वेक्स उत्तल बनाया जाता है ताकि जो बेल्ट है वो सही से सेंटर में रह सके। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली यही जो फेस को उत्तल बनाने की प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं, क्राउनिंग ऑफ बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा तीनों चीजें। क्रीप ऑफ बेल्ट क्या होती है, तो बेल्ट के ड्राइवर पुली पर खिंचाव और ड्रिवन पुली पर सिकुड़न के गुण को ही क्रीप कहते हैं। स्लिप क्या होती है, तो पुली तथा बेल्ट के मध्य होने वाली सरफेस स्पीड का वास्तविक अंतर ही स्लिप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्राउनिंग क्या होती है, तो पुली के फेस को थोड़ा सा उत्तल बनाने की प्रक्रिया ही क्या होती है, क्राउनिंग होती है। क्राउनिंग से लाभ क्या होता है, जो बेल्ट होता है पुली के सेंटर में ही चलता है, स्लिप नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग के बारे में कि ड्रेसिंग क्या होती है। तो बेल्ट को पूरा तनाव देने के लिए, जिससे बेल्ट पूर्ण रूप से चिपक कर चले, उसे घर्षण देने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए बेल्ट पर क्या करते हैं, रेजिन पाउडर लगा देते हैं। ये रेजिन पाउडर हो सकता है या फिर टैलो पाउडर हो सकता है। तो इसी को बेल्ट के फेस पर लगाने की जो क्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं, ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। मीन्स बेल्ट पर टैलो पाउडर, रेजिन पाउडर लगाने की घटना को, लगाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे बेल्ट की जो पकड़ होती है वो पुली पर काफ़ी अधिक मजबूत हो जाती है और वो स्लिप नहीं होती है, ना ही उसमें क्रीपिंग का गुण आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट वन इज पुलियों के वेग अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो स्पीड रेशियो होता है, स्पीड रेशियो का मतलब क्या है, अब हम स्पीड रेशियो की बात करने वाले हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पावर ट्रांसमिशन से। तो बेसिकली होता क्या है, ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली के अनुपात को ही क्या कहते हैं, जो उनका वेग अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, स्पीड रेशियो के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब क्या है इसका, जो ड्राइवर पुली होती है और ड्रिवन पुली होती है उनका जो स्पीड होता है उसी के रेशियो को बेसिकली क्या कहते हैं, तो उसी को हम स्पीड रेशियो के नाम से जानते हैं। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए जो ड्राइवर पुली है उसका व्यास क्या है, D1 है। ड्रिवन पुली का व्यास क्या है, D2। हमें पता है ड्राइवर पुली क्या होती है, बड़ी होती है डायमीटर में, ड्रिवन पुली क्या होती है, छोटी होती है। अब ड्राइवर पुली की स्पीड मान लीजिए N1 चक्र पर मिनट, मतलब उसका जो RPM है 1 मिनट में राउंड पर मिनट, 1 मिनट में कितनी राउंड घूमती है, मान लीजिए N1 राउंड घूमती है। और ड्रिवन पुली 1 मिनट में कितना राउंड घूमती है, तो N2 राउंड घूमती है। तो यहाँ से स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से स्पीड रेशियो निकल के आता है d1/d2 बराबर n2/n1। क्या हो जाएगा, d1/d2 बराबर n2/n1। यही क्या होता है, स्पीड रेशियो का फार्मूला होता है। इस ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली के वेग के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उसका मीन्स पुली का हम वेग अनुपात के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस फार्मूले को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं d1n1 बराबर d2n2। ठीक है, मीन्स n1 d1 बराबर n2 d2। मीन्स पहले पुली का डायमीटर और उसके आरपीएम को ड्राइवर पुली का डायमीटर और उसके आरपीएम को गुणा किया जाएगा, तो जो आंसर आएगा वही आंसर अगर हम ड्रिवन पुली के डायमीटर को उसके आरपीएम को गुणा करते हैं तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर आएगा। ठीक, तो d1/d2 बराबर n2/n1 इस तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर आप d1n1 बराबर d2n2 के नाम से भी याद रख सकते हैं। ये सिंपली ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सा डी होता है, तो यहाँ पर होता है स्मॉल डी होता है। ओके, d2n2, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलती है इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 50 सेंटीमीटर व्यास की एक चालक पुली के 50 सेंटीमीटर व्यास की एक चालक पुली के आरपीएम ज्ञात करो, जबकि ड्रिवन पुली का व्यास कितना है, 70 सेंटीमीटर है और आरपीएम कितना है, 600 है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, जो हमारी ड्राइवर पुली है d1 का मान दिया गया है 50 सेंटीमीटर, ड्रिवन पुली d2 का मान दिया गया है 70 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल है, आप रियलिटी की तरफ मत जाइएगा। और यहाँ पर n1 हमको ज्ञात करना है कि जो ड्राइवर पुली है उसका आरपीएम कितना होगा। n2 हमें दिया गया है 600, मीन्स जो छोटी पुली है जिसे हम ड्रिवन पुली कहते हैं वो कितने राउंड पर मिनट घूम रही है, 600 राउंड पर मिनट के हिसाब से वो घूम रही है। तो यहाँ पर हम फार्मूला प्रयोग करने वाले हैं कौन सा, हमने पढ़ा था d1/d2 बराबर n2/n1। यहाँ पर d1 की वैल्यू कितनी है, 50 है, d2 की वैल्यू कितनी है, 70 है। ठीक, तो 50/70, इसी को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे किसके, n2 की वैल्यू कितनी है, तो n2 की वैल्यू है यहाँ पर 600 और n1 की वैल्यू कितनी है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 5 से हम इसको जब मीन्स कैंसिल करेंगे तो 12 का पहाड़ा 5 बार, 12 पंचे 60, 120 आ जाएगा। और 120 को क्या करना है, 7 से गुणा कर देना, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल निकल के आ जाएगा 840 आरपीएम निकल करके आ जाएगा। इस फार्मूले से हमने देखा। अब जो हमने दूसरा ड्राइव किया था कि d1n1 बराबर कितना होता है, d2n2 होता है। इस फार्मूले में प्रयोग करके देख लेते हैं। d1 की वैल्यू हमें दी गई है 50, n1 की वैल्यू हमें निकालनी है, बराबर d2 की वैल्यू दी गई है 70 और n2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 600 यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से भी आप 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और इस 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 120। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से भी 840 आ जाता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। या आप कह सकते हैं अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शन के साथ जाते हैं, क्योंकि आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, तो ऑप्शन से आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने इसको सॉल्व किया, d2 की वैल्यू कितनी थी, 70 थी और n2 की वैल्यू कितनी थी, 600 थी। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल, 7 6 जा 42, उसके बाद 30 यहाँ से हमारा निकल के आ गया। इन दोनों की वैल्यू इतनी आ गई। अब d1 हमें पता है कितना है, 50 है। तो ऑप्शन से हमें देखना है कि कौन सी n1 की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही है, किस n1 का मान रखने पर ये इसके बराबर हो रहा है, या फिर इसी को हमें क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना, आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, 30 सेंटीमीटर व्यास और 270 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमती हुई एक पुली के द्वारा ड्रिवन पुली को 810 चक्कर प्रति मिनट घुमाया जाता है। ड्रिवन पुली का व्यास ज्ञात कीजिए। मीन्स यहाँ पर हमें d1 जो ड्राइवर पुली है उसका डायमीटर पता है 50 सेंटीमीटर, n1 ड्राइवर पुली का आरपीएम 270 दिया गया है,
D2 हमें निकालना है, ड्राइवर पुली का व्यास हमें निकालना है, और ड्राइवर पुली का आरपीएम कितना दिया गया, N2 810 दिया गया है। फार्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं, सारी वैल्यू। D1 की वैल्यू कितनी है हमें पता है, फार्मूला D1 बटा D2 बराबर N2 बटा N1। तो यहाँ से D1 की वैल्यू कितनी है, 30 है, और D2 की वैल्यू हमें निकालनी है। N1 की वैल्यू कितनी है, 810 है, और यहाँ पर हमें N2 की वैल्यू दी गई है 270। यहाँ पर गुणा ना होकर बीच में कौन सा निशान होगा, यहाँ पर ये बराबर का निशान लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणा लगा है, गुणा ना होकर क्या होगा, बराबर का निशान होगा। मीन्स 30 बटा D2, तो आप देख लेते हैं इसको सही से, ये क्या लिखा होना चाहिए, 30 बटा D2, ये बराबर होना चाहिए 810 बटा 270, कुछ इस हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हल करेंगे, तो कितना आ जाएगा, जैसे 27, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 27 यह कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, फिर इस 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो D2 की वैल्यू कितने निकल के आ गई, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी है बेल्ट टेंशन, कि बेल्ट का टेंशन से क्या समझते हैं, कैसे हम टेंशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं टेंशन क्या होता है। तो बेल्ट ड्राइव में जब पुलियों को घुमाया जाता है, तो ड्राइवर पुली के संपर्क से बेल्ट खींचती है, और ड्रिवन पुली पर बेल्ट छोटा होने का प्रयास करती है, जैसे कि हमने पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, क्रीपिंग में या फिर स्लिप में, तो आपको याद होना चाहिए क्रीपिंग की ये परिभाषा होती है, जिसे बेल्ट की ऊपरी साइड पर क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है बेल्ट, जिसे स्लैक साइड कहते हैं, और निचली सतह पर बेल्ट क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिसे टेंशन साइड के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यह क्या है, नीचे वाली सतह टेंशन में आ जाती है, टाइट हो जाती है, तो ऊपर वाली क्या हो जाती है, सिलेक्ट ढीली हो जाती है। तो इसको हमें टाइट बनाना है, तो कैसे बनाते हैं वही हम इसमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो बेल्ट के टेंशन से होता क्या है, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो बेल्ट में अधिक तनाव देने से बेल्ट तथा बेयरिंग दोनों का जीवन काल घटता है। अगर बेल्ट में काफी ज्यादा तनाव है, काफी टाइट बेल्ट है, तो क्या होगा, बेल्ट काफी जल्दी घिस जाएगा, और जो बेयरिंग प्रयोग कर रहे हैं शाफ्ट को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बेयरिंग भी जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगी। यह ज्यादा टाइट होने से, कम होने से क्या है, यदि बेल्ट में कम तनाव देते हैं तो बेल्ट ढीली चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेल्ट क्या होती है, बार बार स्लिप करती रहती है, और उनका जो स्पीड रेशियो होता है वो घट जाता है। इससे क्या होता है, बेसिकली पावर का लॉस होता है। जितनी पावर हम ड्राइवर से दे रहे होते हैं वो ड्रिवन को नहीं पहुंच पाती, और हमारा पावर क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो चाहिए क्या होता है, आवश्यक क्या होता है कि बेल्ट में उचित टेंशन रहे। उचित का मतलब एक जितना रिक्वायर्ड है, ना तो बेल्ट में ज़्यादा टेंशन रहे, और ना ही बेल्ट में कम टेंशन है, ना ही वो ढीली रहे, और ना ही ज़्यादा टाइट रहे। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड प्रयोग किए जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले का है जाकी पुली का उपयोग करके, बाय यूजिंग जॉकी पुली। इसी को आइडलर पुली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका स्पीड रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जाकी पुली को और किस नाम से जाते हैं, तो इसे आइडलर पुली के नाम से भी जानते हैं, और स्पीड रेशियो पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेसिकली होता क्या है, बेल्ट में उचित तनाव बनाए रखने के लिए जाकी पुली का प्रयोग किया जाता है। जाकी पुली हमेशा किस साइड में प्रयोग की जाती है, तो ड्राइवर पुली के साथ प्रयोग की जाती है, और साथ ही साथ किस साइड में, ढीली वाली साइड को दबाकर तनाव को देने के लिए प्रयोग की जाती है। जो साइड ढीली होती है, बेसिकली हमारी ऊपर वाली साइड ढीली होती है, तो उसी के साइड हम इसका प्रयोग करते हैं जॉकी पुली का। बेसिकली किसके तरफ, ड्राइवर के तरफ प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यह जॉकी पुली का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसके आर्क ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा सकते हैं, बेल्ट के तनाव को बढ़ा सकते हैं। और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो दूसरा है दो पुलियों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर। ये पहला क्या था, पहला हमारा जो कंडीशन था ये उसके लिए लागू होता है जब हमारी दोनों पुलियां क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। ये पुली फिक्स होती है, ये भी पुली फिक्स होती है, तो हम जॉकी पुली का प्रयोग करके वहां पर हम उनके बीच के बेसिकली जो अंतर होते हैं, उनके बीच की जो ढीलनेस स्लैकनेस होती है उसको दूर करते हैं। लेकिन मान लीजिए दोनों पुलियां क्या है, फ्री हैं, टाइट नहीं है, तो हम उसके लिए कुछ अलग भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो दो पुलियों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर
बेल्ट टेंशन बढ़ाने के लिए दोनों पुलियों के बीच की दूरी को एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से बढ़ाया जाता है, लेकिन यह तभी संभव है जब दोनों पुलियों के बीच की दूरी फिक्स नहीं होती। मीन्स जो दो पुली हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर इसे दिखाया गया है, ये एक पुली है, दूसरी पुली यहाँ पर है, दोनों पुलियाँ फिक्स नहीं है, क्या है, एडजस्टेबल है, उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स नहीं है। तो हम एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से क्या कर सकते हैं, इन पुलियों को थोड़ा थोड़ा दूर कर सकते हैं, जिससे कि इनके बेल्ट में क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। थर्ड वन इज कॉन्टैक्ट एरिया, जिसे हम कहते हैं आर या संपर्क क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, तो पुली तथा बेल्ट के बीच घर्षण उत्पन्न करने के लिए उचित टेंशन का होना आवश्यक है। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि बेल्ट में टेंशन देने के लिए क्या आवश्यक है, कि उनके बीच में घर्षण हो। उचित घर्षण होगा कब होगा, जब उनके बीच में टेंशन होगा वो काफी अच्छा होगा, तभी घर्षण होगा, जिसके लिए सही संपर्क का होना निश्चित होना चाहिए। ये जो संपर्क है पुली के फेस पर, पुली के फेस पर जो बेल्ट का कांटेक्ट है बिल्कुल सही होना चाहिए, एक एंगल में, निश्चित एंगल में होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो मीन्स सही से उसमें घर्षण उत्पन्न हो सकेगा। तो जो ये संपर्क होता है पुली और बेल्ट के मध्य, इसी को क्या कहते हैं, रैपिंग एंगल के नाम से जानते हैं। यदि रैपिंग एंगल बड़ा होगा तो पुली अधिक टार्क को ट्रांसमिट कर सकती है। मीन्स जब जितना ज़्यादा रैपिंग एंगल होगा उतनी अधिक पावर ट्रांसमिट होगी। तो एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है। तो वी कैन से टेंशन इज नेसेसरी टू क्रिएट फ्रैक्शन बिटवीन द पुलिस एंड द बेल्ट। ठीक, बेल्ट और पुली के बीच टेंशन जरूरी होता है घर्षण को उत्पन्न करने के लिए। टॉर्क ट्रांसमिशन डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया ऑफ द बेल्ट ओवर द पुली। जो उसके द्वारा टार्क को ट्रांसमिट किया जाता है बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, तो डिपेंड करता है और कांटेक्ट एरिया पर, कि कौन सा कांटेक्ट एरिया, कितना आर्क है, कितना रैपिंग एंगल है, ये उसी पर डिपेंड करता है। इफ द रैपिंग एंगल इज बिग द पुली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क। यदि रैपिंग एंगल क्या है, ज़्यादा है, तो पुली ज़्यादा टार्क को, ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर पाएगी। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपको रैपिंग एंगल को बढ़ाते हुए दिखाया गया है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं अगली टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बेल्ट ड्राइव में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से गियर्स हमें रखने चाहिए। तो बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखी जाती हैं। सबसे पहले जहां तक संभव हो बेल्ट द्वारा वर्टिकल ट्रांसमिशन ना करें। मीन्स बेल्ट को हमें इस प्रकार प्रयोग में नहीं लाना है, वर्टिकल नहीं प्रयोग करना है। ज़्यादातर हमें क्या करना है, बेल्ट को हॉरिजेंटल के रूप में प्रयोग करना है, ना कि बेल्ट को हमें वर्टिकल के रूप। ये क्या है, सरासर गलत है। इस तरीके से हमेशा बेल्ट को प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण क्या होता है, तो वर्टिकल प्रयोग ना करने का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम वर्टिकल प्रयोग करें तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, बेल्ट को खींचता है, जिसके कारण स्लिप की संभावना ज़्यादा होती है। तो पूछा जाता है बेल्ट को वर्टिकल क्यों नहीं प्रयोग करना चाहिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको वर्टिकल प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो स्लिप की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, जॉकी पुली का प्रयोग हमेशा छोटी पुली पर फिक्स करें व इसके नज़दीक ही करें। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर फिगर में देखा था, जब कभी हम जॉकी पुली का प्रयोग कर रहे होते हैं तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं बेसिकली छोटी वाले साइड के, यहाँ पर हम बेसिकली जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं जहाँ पर छोटी पुली होती है उसके तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज ओपन बेल्ट ड्राइव में स्लैक साइड हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अगर हम ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग कर रहे हैं तो स्लैक साइड कहाँ होती है, हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो जॉकी पुली का प्रयोग, आइडलर पुली का प्रयोग ऊपर की तरफ ही किया जाता है। बेल्ट पर अत्यधिक तनाव ना रखें, इससे बेल्ट के टूटने का डर रहता है, बियरिंग भी जल्दी खराब होती है। ज़्यादा उसमें अगर टेंशन होगा तो बेल्ट टूट भी सकता है, बियरिंग भी खराब होती है क्योंकि उसमें भी लोड ज़्यादा पड़ता है। छोटे व्यास की पुली मल्टी ग्रुप नहीं होनी है। जो छोटे व्यास की पुली होती है उसमें कई सारे ग्रुप होंगे तो क्या होगा, उसके बीच की थिकनेस बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। नेक्स्ट वन क्या है, बेल्ट के तनाव को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, जब आवश्यक हो तो उसे एडजस्ट कर लेना चाहिए। मीन्स यूज करते समय बेल्ट ड्राइव को हमें चेक करते रहना चाहिए, जो कि उसके बीच का आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, रैपिंग एंगल है, प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं बेल्ट हमारी ढीली तो नहीं है, अगर कहीं ढीली हो रही तो उसे समय समय पर टाइट करते रहना चाहिए। कभी भी पुली के फेस पर तथा बेल्ट पर तेल या ग्रीस नहीं होनी चाहिए।
अन्यथा क्या होगी, स्लिप बढ़ जाएगी। फेस पर, चाहे पुली का फेस हो या बेल्ट का फेस हो, उस पर तेल और ग्रीस नहीं लगी हुई चाहिए, नहीं तो बेल्ट क्या होगी, स्लिप कर जाएगी। इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं, टैलो या रेजिन पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जब बेल्ट में दरार आने लगे तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। मीन्स दिया उसके बीच क्या होती है, बेल्ट के बीच थोड़ी थोड़ी कहीं क्रैक जनरेट हो रही तो बेल्ट को हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं अगर अचानक बेल्ट टूटता है तो किसको लगेगा कुछ पता नहीं है, तो वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट वन इज यदि मल्टी बी बेल्ट में से कोई एक खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे तुरंत बदल देना चाहिए। यदि मल्टी बी बेल्ट हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई एक भी बेल्ट खराब होती है तो हमें क्या करना होता है, सारे बेल्ट को एक साथ तुरंत बदल देना होता है, ना कि एक बेल्ट को। बेल्ट को हमेशा ठंडे, सूखे व अंधेरे स्थान पर स्टोर करें। इस बेल्ट जो होता है वह काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अगर इसे हम ठंडे, सूखे, अंधेरे स्थान पर स्टोर नहीं करते हैं, कहीं गर्म स्थान पर रखते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी वगैरह पड़ती रहती है, हमेशा तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बेल्ट में कुछ उसमें डिफ्लेक्शंस वगैरह आ जाते हैं। बेल्ट के टेंशन के लिए हमेशा डिफ्लेक्शन बल अधिकतम व न्यूनतम के बीच सेट करना चाहिए। जो उसका डिफ्लेक्शन फोर्स है वो अधिकतम कितना है, न्यूनतम कितना, उसके बीच में ही होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होना, एक रेंज में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, मान लीजिए हम फ्लैट बेल्ट प्रयोग कर रहे हैं वर्कशॉप में, किसी कारणवश बेल्ट प्रयोग करते समय क्या होती है, बीच से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो फ्लैट बेल्ट को हम रिप्लेस करने के स्थान पे क्या कर सकते हैं, उसे जोड़कर पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन अगर बी बेल्ट प्रयोग कर रहे हैं तो हमें उसको चेंज ही करना पड़ता है, उसे हम जोड़ नहीं सकते। तो फ्लैट बेल्ट को कैसे जोड़ा जाता है, कौन कौन से उसकी विधियाँ होती है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नई बेल्ट का प्रयोग करने के लिए उसे उचित लंबाई में काट कर उसके दोनों सिरों को निम्नलिखित विधियों द्वारा जोड़ा जाता है। जरूरी नहीं है कि बेल्ट टूटने के बाद ही जोड़ा जाए। अगर हम नया बेल्ट ला रहे हैं, फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट ड्राइव में, तो हमें बेल्ट को सबसे पहले अपने इच्छित अनुसार में लंबाई में काटने के बाद क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक, तो चलते हैं उसकी तरफ कि कैसे इसको हम किन किन विधियों के द्वारा जोड़ते हैं। सबसे पहला है स्टिचिंग के द्वारा। स्टिचिंग क्या है, इस विधि में बेल्ट के सिरों को सिलाई करके जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की बेल्ट हल्के कामों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, ये दिखाया गया बेसिकली स्टिचिंग के बारे में। यहाँ पर क्या करते हैं, हम धागों के द्वारा सिलाई करके उसको हम बेसिकली जोड़ देते हैं, और इसका प्रयोग कब करते हैं, तो हल्के कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है बाई लेंसिंग के द्वारा। इस विधि में बेल्ट के सिरों को चमड़े के लैस के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके द्वारा मोटी बेल्ट जोड़ी जाती है, जिनका प्रयोग भारी कामों के लिए किया जाता है। इनमें बेल्ट के सिरे ओवरलैप पर एक दूसरे पर चढ़ाकर भी जोड़े जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरा, यहाँ पर आपको लेंसिंग का फोटो दिखाया गया है, लेंसिंग का दिखाया गया है। ये प्राय किस लिए प्रयोग की जाती है, तो बेसिकली मोटे बेल्ट में प्रयोग की जाती है, जिसका प्रयोग हैवी ड्यूटी के लिए किया जाता है। वहां पर बेल्ट को एक दूसरे के ऊपर रखकर चमड़े का हम क्या करते हैं, लेस प्रयोग करके दोनों बेल्ट को आपस में जोड़ देते हैं। एंड थर्ड वन इज क्लिप के द्वारा। थर्ड वन इज बाई क्लिप के द्वारा। इस विधि में बेल्ट के सिरों को साधारण क्लिप के द्वारा जोड़ा जाता है। ये अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार के होते हैं। इसमें बेल्ट के दोनों सिरे मिलाकर क्लिप फिट कर दिए जाते हैं। इन्हें दोनों तरफ से लगाया जाता है। यह बेल्ट भी हल्के व साधारण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको दिखाया गया है क्लिप का प्रयोग करते हुए। बेसिकली साधारण और हल्के कार्यों के लिए जब हम बेल्ट प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से क्लिप लगाकर बेल्ट को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट वन इज रिवेटिंग के द्वारा। तो बेल्ट के दोनों सिरों को मिलाकर ऊपर नीचे दो पतली प्लेट के टुकड़े लगाकर उसमें 4 से 6 रिवेट लगाकर बेल्ट को मजबूती के साथ जोड़ा जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, रिवेटिंग कहते हैं। ये प्रायः भारी कामों के लिए जो बेल्ट प्रयोग की जाती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। दो बेल्ट है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर हमने रख दिया, इस सामने सामने रख दिया, उसके ऊपर और नीचे एक एक स्ट्रिप लगा दी, फिर उसमें हम 4 से 6 रिवेट का प्रयोग करके उसको बेल्ट को जोड़ देते हैं। प्रायः प्रयोग किया जाता है भारी कामों के लिए। नेक्स्ट वन इज नट और बोल्ट के द्वारा। नट और बोल्ट के द्वारा कैसे जोड़ा जाता है, तो इस विधि में भी बेल्ट के दोनों सिरों को मिलाकर उन्हें पतली चादर
और नट व बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे हम पहले क्या करते थे, रिफ्टिंग में रिवेट का प्रयोग करते थे, यहाँ पर उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, नट और बोल्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें भारी कामों में प्रयोग की जाने वाली बेल्ट जोड़ी जाती है। जब आप कभी आटा मिल वगैरह चक्की पर गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे जो भी बेल्ट वगैरह वो लोग जोड़ते हैं, किसके द्वारा जोड़ते हैं, बेसिकली नट और बोल्ट के द्वारा ही बेल्ट को जोड़ते हैं। नेक्स्ट वन इज बाई मेटल फास्टनर के द्वारा, इसी को हम एलिगेटर टाइप फास्टनर भी कहते हैं। इसमें धातु के बने एलिगेटर का प्रयोग किया जाता है। एलिगेटर क्या होते हैं, तो ये जो दिखाया गया है यही क्या बेसिकली एलिगेटर होता है। ठीक है, इसमें धातु के बने एलिगेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्रीसेंट फास्टनर भी प्रयोग किए जाते हैं। इसमें बेल्ट के सिरे को मिलाकर एलिगेटर लगाकर उसके दोनों सिरे को एक पिन दी जाती है, में एक पिन लगा दी जाती है। इस फास्टनर को कंघी भी कहते हैं। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला बेसिकली यही होता है। इसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है, आपको फिगर, आपको ऐसे एग्जाम, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बेल्ट फास्टनर के, तो आपको ये फिगर दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा ये किस प्रकार का बेल्ट फास्टनर है। तो आपको क्लियर होना चाहिए ये क्या बेसिकली एलिगेटर है, जिनके बीच एक पिन लगाई जाती है, इनको यहाँ इसके बीच में फंसा करके पिन लगा दी जाती है। तो किसका एग्जाम्पल है ये, एलिगेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम में दिया होगा ये फिगर, पूछेगा कौन सा बेल्ट फास्टनर है, तो ये कौन सा बेल्ट फास्टनर है, एलिगेटर बेल्ट फास्टनर। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ज़्यादातर इंडस्ट्री में, जहाँ पर औद्योगिक कार्य होते हैं वहाँ पर बेल्ट को जोड़ने के लिए एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर ही प्रयोग किए जाते हैं। चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज बाई सॉल्यूशन के द्वारा। मीन्स सॉल्यूशन के द्वारा हम कैसे जोड़ते हैं, तो आजकल चमड़े, कैनवास व रबड़ की बेल्ट इसके द्वारा जोड़ी जाती है। ठीक है, इसमें बेल्ट के सिरे पहले तिरछे कर लिए जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से साफ करके आवश्यकता के अनुसार सॉल्यूशन लगाकर दोनों सिरों को एक दूसरे के साथ सटाकर क्लैंप कर दिया जाता है। यह जोड़ सूख जाता है तो बेल्ट अच्छी तरीके से जुड़ जाती है। ठीक, मान लीजिए कोई दो बेल्ट हमारे टूट गए हैं, बेल्ट टूट गया है, 2 टुकड़े हो गए हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम साफ कर लेंगे, थोड़ा सा उनको चैम्फर कर लेंगे। चैम्फर करने के बाद उसके बीच हम जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन को लगा करके दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के टाइट करके उनको प्रेशर से दबा देते हैं। कुछ समय बाद क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली सॉल्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट वन इज वायर टाइप फास्टनर। ठीक, वायर टाइप फास्टनर आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, जो दिखाया गया है बेल्ट फास्टनर एक ऐसा है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर है। इस प्रकार के फास्टनर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लाइट ड्यूटी मशीनों में फ्लैट बेल्ट को जोड़ने के लिए वायर टाइप बेल्ट फास्टनर का प्रयोग किया जाता है। जो पहला वाला अभी हमने ऊपर पढ़ा था एलिगेटर बेल्ट फास्टनर, उसका प्रयोग कहाँ करते थे, इंडस्ट्री में करते थे। वायर टाइप बेल्ट फास्टनर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग लाइट ड्यूटी मशीनों में किया जाता है। ठीक है, तो ये फिगर आपको क्लियर होना चाहिए, जूम करके आपको दिखा देते हैं कि कौन सा फिगर है। तो ये बेसिकली आपका फिगर है किसका, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर का। ध्यान रखना है एग्जाम में फिगर ही पूछा जाता है फास्टनर से, जब कभी पूछा जाता है या पूछा जाता है किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, तो बेसिकली होती है लाइट ड्यूटी के लिए। ठीक, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं लेग रेले टाइप बेल्ट फास्टनर का। लेग रेले टाइप बेल्ट फास्टनर आप ये फिगर में देख रहे होंगे, ये कौन सा है, तो ये लेग रेले टाइप बेल्ट फास्टनर दिखाया गया है। इस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का प्रयोग हैवी ड्यूटी मशीनों की बेल्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, लेग रेले टाइप आता है तो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, हैवी ड्यूटी मशीन में। ऑप्शन से आपको एक क्लियर होना चाहिए, लेग रेले टाइप यहाँ पर दिखाया गया है, यही क्या है, लेग रेले टाइप बेल्ट फास्टनर है। नेक्स्ट वन इज जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर। इसको भी आप फिगर से ही क्लियर करिए, ये कौन सा है, ये जैक्सन टाइप, जैसे कि चैन वगैरह जोड़ी जाती दिखाया गया है। तो इसका प्रयोग बेसिकली मीडियम ड्यूटी के बेल्ट की फास्टनिंग के लिए किया जाता है, जहाँ पर ऐसी मशीनें जहाँ पर ना तो काफ़ी हल्का लोड है ना ही काफ़ी अधिक लोड है, मीडियम ड्यूटी वर्क होता है, तो वहाँ पर बेसिकली पट्टों को जोड़ने के लिए जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर का प्रयोग किया जाता है। तो कैसा है, मीडियम ड्यूटी वर्क के लिए प्रयोग करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज क्रीसेंट बेल्ट फास्टनर। क्रीसेंट बेल्ट फास्टनर जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्रीसेंट बेल्ट फास्टनर को दिखाया गया है। इस प्रकार की जो बेल्ट फास्टनिंग होती है प्रायः मीडियम ड्यूटी मशीनों की फ्लैट बेल्ट के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, जैक्सन टाइप और क्रीसेंट टाइप एक समान ही दिखते हैं, इसमें क्या होता है, सिंगल होता है और इसमें डबल डबल का जोड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी बेल्ट के बारे में क्लियर होना चाहिए।
ये कौन सा है, ये प्रायः है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। वायर टाइप सबसे पहला आप देख रहे होंगे होगा वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। वायर टाइप बेल्ट फास्टनर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली लाइट ड्यूटी वर्क के लिए। वायर टाइप के बाद नेक्स्ट आता है लेग रेले टाइप, यहाँ देख रहे हैं इसका प्रयोग किया जाता है हैवी ड्यूटी के लिए। लेग रेले के बाद नेक्स्ट आता है जैक्सन टाइप। जैक्सन टाइप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं मीडियम ड्यूटी मशीन के लिए। और जो लास्ट वन आता है अंत वाला सबसे, वो होता है क्रीसेंट टाइप बेल्ट फास्टनर। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग मीडियम ड्यूटी मशीन के लिए किया जाता है। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था एलिगेटर। एलिगेटर का प्रयोग बेसिकली किया जाता है इंडस्ट्री के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए। इसके बाद हमने दो पढ़ा मीडियम ड्यूटी के लिए, जो क्रीसेंट टाइप होता है और जैक्सन टाइप होता है। क्रीसेंट और जैक्सन ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं मीडियम ड्यूटी के लिए। वायर टाइप प्रयोग किया जाता है लाइट ड्यूटी के लिए, और लेग रेले टाइप प्रयोग किया जाता है हैवी ड्यूटी के लिए। तो ये सारे बेल्ट फास्टनर आपको क्लियर होने चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।